जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज 2023 के सीसेट के कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अब देखिए, सीसेट के पेपर को क्या ही कहा जाए, मतलब जीएस का पेपर तो कम्प्लीटली बिल्कुल आप कह लें कि एक भी सवाल पुराने पैटर्न पे नहीं दिखा। सीसेट का भी कुछ हाल वैसा ही रहा और इतने टफ और इतने लेंदी पेपर के विषय में क्या ही कहा जाए। 2 घंटे के अंदर इतने डिफ़िकल्ट पेपर को सॉल्व करना, पता नहीं किस तरीके से पेपर हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि ना केवल क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं बल्कि ट्रिकी भी हैं। कुछ क्वेश्चन इतने ट्रिकी हैं, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा, ये डे वाला सवाल है। अब अगर आप इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आंसर निकालने पर भी आंसर वो गलत निकल जाएगा, अगर ज़रा सी मिस्टेक होती है तो इसी तरीके का सवाल है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ सवाल पुराने पैटर्न पे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनके कुछ सवालों को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। रीजनिंग के हैं और आने वाले वीडियोज़ में मैथ्स के क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। अब सच कहूँ तो यही 2-4 सवाल हैं जो थोड़े डुएबल रहे। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन तो काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट ही हैं और डिफ़िकल्ट के साथ साथ लेंदी भी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है और इस तरीके के सवाल पहले भी पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जब भी ये सवाल हमने चैनल पर कवर किया है, मैंने आपको ये बताया है कि इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे जेड का 26 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 और ओ का 15। सी का अगर हम देखें तो 3, एच का 8, यू का 21 होता है और आर का 18। अब यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं 5 और 3 8 होता है, 18 और 3 21, 15 और 3 18 और ये 26 के बाद अगेन ये 27 नहीं आता बल्कि एक आता है, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके बाद अगेन ABC होता है। तो इस तरीके से बस 3 ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। आपसे प्लेयर का पूछा गया तो 16 होता है पी का, तो 16 और 3 19 जो कि सब में है। अब इनिशियली मैं देख पा रहा हूँ सब में SOD है, राइट। तो लास्ट पे चेक करते हैं 18 में अगर हम 3 जोड़े तो 21 बस एक ही में है, यानी आंसर डी होगा हमारा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लें तो कुछ सेकंड्स टाइम बचा सकते हैं। अगर लास्ट से चेक करें, फर्स्ट से चेक करें, तो कभी भी सीरियल वाइज ना चेक करें और ये वैल्यूज़ याद कर लें, बिकॉज ये लास्ट ईयर भी सवाल आया था। देखिए, ये वाला सवाल था 2021 के अंदर था, फिर एक सवाल 2022 में भी था। तो ये कैसे, किस तरीके से ये कोडिंग है। तो M का कितना होता है 13 और L का कितना होता है, L का होता है JKL, यानी होता है 12। इसी तरीके से अगर हम A का देखें तो 1 होता है और B का 2, और फिर अगला देखते हैं T का 20 होता है और S का 19 होता है। फिर यहाँ पे H का 8 और 9। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, एक घट रहा है फिर एक बढ़ा, फिर एक घटा फिर एक बढ़ा, यानी एक घट रहा है। अगर हम C में एक घटाएं तो B आएगा, मतलब ये और ये ऑप्शन चला गया। इसके बाद एक अगर हम बढ़ाएं तो 8 + I 9 होगा, तो यहाँ पे है। फिर D है तो एक घटेगा, अगेन फिर एक बढ़ेगा, तो फिर यहाँ आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आसान पैटर्न वाले सवाल है अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो। अदरवाइज फिर थोड़ा टाइम लगेगा देखने में कि अच्छा यहाँ पे L के बाद M आएगा फिर एक बढ़ेगा। तो जिस भी तरीके से आप करें, कुल मिलाकर के वक्त बचाने वाली बात है ऐसे सवालों में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ना केवल आप वैल्यूज़ याद करें बल्कि उनके जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आई थिंक ये सीसेट 2022 का सवाल है। अब देखिए, लेटर्स जो हैं इन्हें रिवर्स किया गया है और प्रत्येक लेटर उस लेटर को रिप्रेजेंट करता है जिस पोजीशन पे वो ऑक्यूपाई करेगा। तो कुल मिलाकर के अपोजिट वैल्यूज़ वाली बात है। तो इसे मैं किस तरीके से याद रखता हूँ, जैसे मान लीजिए A है। अब अगर आप ABCD लिखें Z तक और फिर इस तरीके से ABCD लिखना शुरू करें, तो अब साफ तौर पर A का उल्टा यहाँ पे A का अपोजिट Z बनेगा, B का Y बनेगा, राइट। इसी तरीके से C का क्या बनेगा, X बनेगा। तो अब इनका सम आप देख सकते हैं 27 होगा। यहाँ पे 1 है और Z की वैल्यू 26, यानी सम कितना बना 27। B का क्या होगा 2, Y का क्या होगा 25, तो अगेन यहाँ पे ये बना 27। तो हमेशा ये 27 ही बनता है। तो अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो फिर आप 27 से घटा करके निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, 12, 21, C का 3, फिर K का 11 होता है, N का 14 होता है, O का 15 और W का 23 होता है। अब अगर 27 में हम 12 घटाएं तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। 27 में 21 घटाएं तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। 27 में 3 घटाएं तो 24। अब अगर आपको वैल्यूज़ याद है, अच्छा O का 15 का O होता है, 6 का क्या होता है F होता है, 24 का क्या होता है X होता है। तो OFX, देखिए कितनी आसानी से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। फिर आगे आप देखेंगे क्या है चौथा वाला, तो चौथा वाला P है, देखिए सब में है, इसलिए तो लास्ट में क्या है W, और W का उल्टा क्या बनेगा, W की वैल्यू 23 होती है। अब 27 में से मैं घटाऊंगा तो 4 होगा। अब कुछ लोग इसे डायरेक्टली याद रख लेते हैं, जैसे ही आप उन्हें L कहेंगे तो L का उल्टा उन्हें याद है O है, राइट। और इनके कुछ ट्रिक वगैरह भी होते हैं। तो मुझे तो ऐसे याद नहीं है, मैं डायरेक्टली 27 से घटा लेता हूँ। बट अगर आप याद रख लेंगे तो और आसानी से फिर ऐसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं, ये ये जो रीजनिंग के सेक्शंस हैं, ये SSC बैंकिंग इनके फेवरेट सवाल हैं। बहुत बहुत सारे सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब ये इनइक्वलिटी वाले सवाल हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पास्ट ईयर में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ए इज़ ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, ई इज़ द यंगेस्ट, एफ इज़ यंगर देन डी और एफ इज़ ओल्डर देन ए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया, ए इज़ ओल्डर देन बी। दूसरा, सी और डी सेम एज के हैं, ई यंगेस्ट है, इसे हम बाद में देख लेंगे। एफ इज़ यंगर देन डी, यानी डी जो है ये ओल्डर है एफ से, बिकॉज एफ यंगर है। एफ इज़ ओल्डर देन ए, अब एफ ओल्डर है ए से। अब देखिए एफ ओल्डर है ए से, लेकिन ए तो ओल्डर है बी से, यानी हमारा इस तरीके का ये बनेगा। और इसके बाद क्या कहा गया है, सबसे यंगेस्ट कौन थे, ई थे, यानी ई हमारा लास्ट में बनेगा, राइट। तो डी एफ ए बी ई 5 लोग ही हैं ना, उसके बाद और कोई क्या नहीं। तो आपसे पूछा गया कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी ओल्डेस्ट पर्सन को डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे तो 5 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिया, ई इज़ द यंगेस्ट, तो अब तो हम बता ही नहीं सकते ना कि फिर ई यंगेस्ट है या ओल्डेस्ट है, अगर हम इस स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चला कि हाँ ई यंगेस्ट है, यानी 5 ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सवाल थोड़े ट्रिकी हैं, बट अगर आप इसे इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए अगर मैं कोई एक हटा देता हूँ, कोई भी एक, क्या इससे हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है? क्या हम इसके आधार पर बता पा रहे हैं कि कौन ओल्डेस्ट है? नहीं बता पाएंगे, बिकॉज अगर हमें पता नहीं ए ओल्डर बी से है तो फिर बाकी ए के साथ सिनेरियो उससे हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है कि सभी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, बट हम फाइनली बता सकते हैं कि ओल्डेस्ट कौन है। तो कौन था इस क्वेश्चन के अंदर, एफ था। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन और स्टेटमेंट के आधार पे कुछ स्टेटमेंट है। अब ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, और ब्लड रिलेशन भी अक्सर पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था और वो मैंने सॉल्व भी करवाया था। ये क्वेश्चन था वो, और आई थिंक इस चैनल की पहली वीडियो में ही, पहली या दूसरी वीडियो में आपको इस सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए फैमिली में 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, और अब आपको ई और बी के बीच का रिलेशन बताना है, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ई और बी के बीच का रिलेशन बताना है तो कितने स्टेटमेंट के आधार पर आप आंसर बता सकते हैं इस सवाल का, तो देख लेते हैं। ए और बी मैरिड कपल है। अब बहुत सारे तरीके होते हैं इसे बनाने के, बट मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इक्वल का यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। डी इज़ द फादर ऑफ सी, तो हमें नहीं पता अब डी इज़ द फादर ऑफ सी, बिकॉज डी और सी तो अभी है नहीं पहले स्टेटमेंट में। तीसरा देखते हैं ई इज़ डी सन, ये भी हमें नहीं पता। चौथा देखते हैं ए एंड सी आर सिस्टर्स, हाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ए और सी सिस्टर्स हैं, इसलिए मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ फीमेल को। आप माइनस प्लस किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो आपको ध्यान होना चाहिए। और अगला आप देखते हैं तो ई इज़ डी सन, ये भी नहीं कर सकते हैं, बट सेकेंड वाले का यूज़ कर सकते हैं। डी इज़ द फादर ऑफ सी, तो फादर हैं यानी ये ऊपर हम बना सकते हैं इसे, और फादर है इसलिए प्लस का साइन। आगे क्या कहा जा रहा है, ई इज़ डी सन। अब डी के सन है कौन, ई, तो इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। यानी अब ई और सी क्या है, आपस में भाई बहन है, और ए भी क्या है फिर अगेन, यानी ई सी और ए, ये डी के सन है ई, और बाकी 2 डॉटर्स हैं। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एफ और बी का रिलेशन, राइट। तो एफ और बी का रिलेशन साफ तौर पे हम देख सकते हैं, इस एफ की जो सिस्टर ए है उसके हस्बैंड बी हैं, राइट। तो हमें तो आंसर मिल गया, बट क्या बिना कोई स्टेटमेंट के आंसर मिलेगा, नहीं, हमें चारों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि आंसर तो हमारा निकल गया ना। हाँ, अब अगर आपको इसमें भी डाउट है किसी भी तरह का कि क्या चारों की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो आप किसी भी एक स्टेटमेंट को हटा करके देखिए, क्या इसके आधार पर आंसर निकलेगा, सवाल ही नहीं सॉल्व होगा, पूरा कंप्लीट निकलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से चारों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे सवालों के लिए मतलब आपने अगर प्रैक्टिस करी है बहुत अच्छे से प्राइम नंबर वगैरह, तो ही आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं ये प्राइम है, और प्राइम नंबर आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं जैसे वो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो। तो 17, 37 ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे अगर आप 91 देखें तो ये 13 के पहाड़े से कटता है, 13 7 जा 91। और ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिस के आधार पर ही आ सकती हैं, अदरवाइज फिर एग्जाम में वैसे ही इतना प्रेशर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवाल आंसर करना। रीजनिंग का ये भी टॉपिक था, अक्सर ये पूछा जाता है सीसेट के अंदर, सीक्वेंस वाला सवाल, और एसएससी के एग्जाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब हर सेट के अंदर एक सवाल ऐसा होता ही है। तो इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए सीसेट 2019 के हैं।
तो अभी मेरे साइड से तो यही सजेशन रहेगा कि इस तरीके के जो टॉपिक हैं इन्हें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। और ये प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो एसएससी या बैंकिंग जिनमें भी इस तरीके के टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लें। बिकॉज यूपीएससी के अंदर तो मुश्किल से 5-7 सवाल 10 सवाल निकलेंगे इस तरीके के, बट जब आप इन्हें एटलीस्ट 50-100 सवाल लगाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। इवन जो एनालॉजी वाला सवाल जो हमने कवर किया, एनालॉजी वाला जिसमें जो वैल्यूज़ अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ ध्यान होनी चाहिए, उस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह है, इन पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही सवाल सॉल्व होगा। बिकॉज क्वेश्चन का नेचर काफ़ी टफ और ट्रिकी होता है। ये टॉपिक्स तो फिर भी ऐसे हैं जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, बट मैथ्स के जो ज़्यादातर सवाल हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से हैं जो पास्ट ईयर में पूछे भी नहीं गए हैं। और जो एक ऐसे टॉपिक्स होते थे मैथ्स के अंदर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन हो गया, या इसी तरीके के जो टॉपिक्स हैं जो एरिथमेटिक वाले पार्ट हैं, उनसे बहुत कम क्वेश्चन है, ना के बराबर क्वेश्चन है, जो कि पेपर को काफ़ी टफ बनाता है। कुछ सवाल तो बिल्कुल ही हाई लेवल के हैं जिन्हें अगर आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो वो सॉल्व ही नहीं होंगे। 10-15 मिनट अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट, सारा कुछ सही लगाया तो इतना टाइम लगेगा, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे सवाल हैं जिन्हें अटेम्प्ट करने से बिल्कुल ब्लंडर हो सकता है पेपर का होता है मेनली सॉल्व करने का ऐसे सवालों को। पहला तो ये कि आप लार्जेस्ट देख लें, और दूसरा ये कि टोटल आप अल्फ़ाबेट्स देख लें और फिर उसे डिवाइड कर दें। तो सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है। यहाँ पे अगर आप टोटल देखें तो 1 2 3 4 5, फिर ये 3 8, 1 9, और 9 के बाद 2 2 4 2 6, यानी 15 और 5 20, तो टोटल 20 हैं। अब 20 को आप कैसे बना सकते हैं, 4x5 में या फिर 5x4 में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम 5x4 लेकर के चलें, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे मिल रहा है इस वजह से, तो इस तरीके की ये चार पार्ट्स में ब्रेक होंगे। अब अगर आप इसे देखें तो ए बी सी है, फिर अगेन ए बी सी है, और फिर ए बी सी, फिर डैश डी, फिर ए बी बी सी डी। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ रिपीट कर रहा है, यानी बी रिपीट कर रहा है, बाकी सारे सिंगल हैं। तो अगर हम यहाँ पे बी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए रिपीट किया होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब बैठा करके देखते हैं ऑप्शंस को। अगर हम यहाँ पे डी रखें तो ए बी सी और ये डी डी बनेगा, राइट, यानी ये वाला ऑप्शन। अब अगला हम देखें, फिर ए बी सी, और ये क्या बनेगा, फिर ए बी सी सी डी, राइट। फिर अगला देखते हैं, तो ए बी बी ऑलरेडी है, सी डी, फिर अगले वाले में क्या बनेगा, ए बी सी डी, यानी लास्ट में हमारा ए है जो कि 2 ऑप्शन में, ये दोनों हट जाएंगे, और स्टार्टिंग में क्या है, डी है, फिर उसके बाद अगेन डी है, राइट। तो ये ऑप्शन डी सही बनता है, डी डी सी ए। एक और तरीका है, अगर ऐसे आपके माइंड में स्ट्राइक ना करे ये चीज़, तो आप डायरेक्टली बैठा करके देखिए। अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पे बैठाएंगे ए बी सी डी ए, फिर अगेन बैठाएंगे ए बी सी डी डी, तो ये रिपीट करेगा, बट यहाँ पे कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो आप खुद समझ जाएंगे ये गलत होगा, बिकॉज किसी ना किसी तरह का पैटर्न यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, बट अगेन ये क्वेश्चन मैं ईजी नहीं कहूँगा, बिकॉज इसमें हाई प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक तो डायरेक्ट होता है इसी सीरीज, इसी सीक्वेंस के अंदर जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाए। जैसे अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई होता, फिर अगेन यहाँ पे ए बी सी डी ई होता, तो इसे मैं आसान कहता। बट यहाँ पे चूंकि आपको डबल पहचानना पड़ रहा है, तो अगेन ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर थोड़ा टफ है। और जब प्रैक्टिस करेंगे आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बैंकिंग वगैरह के देखेंगे जिनमें ऐसे सवाल आए हुए हैं, तो वहाँ पे फिर कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, जैसे कोई 2 लेटर या 3 लेटर रिपीट कर रहा है। तो अगेन ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें आप एसएससी या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें एक बार बैठ करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी फिर ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज ये भी काफ़ी डिफिकल्ट सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैलेंडर से है और पास्ट ईयर में भी कैलेंडर वाले टॉपिक से सवाल आए हैं, बट दिस इज समथिंग यूनिक। मतलब 10 टू दी पावर 10th पूछा गया है। एग्जाम में इतना ऑलरेडी प्रेशर होता है, ये वैल्यूज़ देख करके ही होश उड़ जाते हैं कि फिर किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाए। बिकॉज ये 10 टू दी पावर 10th काफ़ी लंबा, एक तो इसमें डिजिट आएंगे, बट फिर भी देखते हैं हम इसे सॉल्व करके क्या कुछ तरीके लगते हैं यानी ऐसे सवालों में। तो अगर हम, हाँ एक बात और पहले ही ये समझ लीजिए, पूछा गया एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। जैसे मान लीजिए टुडे अगर संडे है, ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑन 3rd डे अगर आपसे कहा जाए तो फिर संडे को आपको 1st डे काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत गलती हुई है बहुत सारे लोगों से, बिकॉज मान लीजिए कुछ भी रिमाइंडर आया, 3 आया, 4 आया, तो फिर इसमें 3 हम जोड़ देते हैं जनरली, बिकॉज एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बट यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा गया है तीसरे दिन या 10 के पावर 10वें दिन कौन सा दिन होगा। तो ये भी मिस्टेक होगी यहाँ पे। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसे बहुत सारे कोड ट्रिक्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, बट मैं ये सब ध्यान नहीं रखता। मैं सिंपली ये सोचता हूँ कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं
और हर 8वें दिन पहला ही दिन बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए 15वें दिन कौन सा दिन होगा, तो इसे आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और रिमाइंडर क्या 1 आया। बिकॉज देखिए 14 दिन तक तो वही दिन रिपीट करेंगे, फिर जो 15वां दिन होगा वो एक दिन बाद वाला दिन होगा, राइट। तो हमेशा 7 से डिवाइड कर लेते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 10 टू दी पावर 10th देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। अब कुछ इसमें ट्रिक वगैरह लगते हैं बट आई डोंट थिंक कि वो सब चीज़ें ध्यान रहती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई कर ले तो वही बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज एग्जाम में इतना लंबा लिखना फिर उसे डिवाइड करना, अगर कहीं मिस्टेक हो गई ऑलरेडी दिमाग पे इतना प्रेशर है। देखिए पहला इसमें किस तरीके से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 30 आया, 7 4 जा 28, ये 20 बना तो 7 2 जा 14, ये 60 बना तो 7 8 जा 56, और ये 40 है तो 7 5 जा 35, फिर 50 है तो 7 7 जा 49, ये 10 है 7 1 जा 7, 30 है तो 7 4 जा 28, फिर ये 20 है तो 7 2 जा 14 और 60 है तो 7 8 जा 56, यानी 4 हमारे हाथ में रिमाइंडर बच रहे हैं। तो 4 बच रहे हैं तो 4 ऐड नहीं करना है क्योंकि आपसे एग्जैक्टली पूछा गया है। हाँ डायरेक्टली पूछा जाता है 4 दिन बताइए, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब हम 4 ऐड करते, यानी पहला दिन कौन सा है संडे, दूसरा दिन कौन सा मंडे, तीसरा ट्यूसडे और चौथा वेडनेसडे। इसका आंसर ऑप्शन ए है वेडनेसडे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलतियाँ की हैं और ध्यान से अगर मैं ना पढ़ूँ तो मुझसे भी ये मिस्टेक होगा, बिकॉज जब भी ये चीज़ें इस तरीके के सवाल मैंने सॉल्व किए हैं तो उनमें जनरली पूछा गया है कितने दिनों बाद वो दिन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, मतलब क्या कहा जाए, ट्रिकी ही है बिल्कुल, मतलब आसान सवालों को भी बहुत ट्रिकी वे में फ्रेम किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है और फिर मैथ्स के सवाल सॉल्व करेंगे। और सीसेट के कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने चैनल पर कवर किए हैं, जैसे सीसेट की एनालिसिस मैंने की है 2022 की, और कुछ टॉपिक वाइज वीडियोस भी हैं जो हेल्पफुल हैं, सदाबहार सवाल हैं, उनसे जो है उन टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो फिर उनसे सवाल आने वाले सालों में भी दिखेंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।